नितिन की नई नई शादी हुई थी और वो रेखा के साथ फाटकपुर कस्बे में जिंदगी बिताने आया था। रेखा पढ़ी लिखी और बेहद होशियार लड़की थी, लेकिन नितिन की पढ़ाई बचपन में ही छोड़ने के कारण उसे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी और वो पप्पू के दुकान से चादर और रजाई लेकर दूर दूर के कस्बों में साइकिल से बेचा करता था। हमेशा अलग अलग कस्बों में चादर और रजाई बेचने के कारण कस्बे वाले नितिन को कोई इज्जत नहीं देते थे। इन सारी बातों से रेखा बेहद निराश हो गई। आप ये काम छोड़ क्यों नहीं देते हैं जी? मुझे बेहद बुरा लगता है जब आप साइकिल से गलियों में घूमते हैं। मगर मुझे कुछ और आता भी तो नहीं है, मैं और करूँगा क्या? मुझे नहीं पता, लेकिन आप ये काम छोड़ दीजिए और कुछ और करना शुरू कर दीजिए। कुछ ऐसा कीजिए जिसमें मैं आपकी मदद कर सकूं। अरे मेरी जान, अगर मैंने साइकिल से चद्दर बेचना भी बंद कर दिया तो हम खाएंगे क्या और पहनेंगे क्या? मैं जानता हूँ कि तुम पढ़ी लिखी और ज़हीन औरत हो, मगर मैं तुम्हारी कमाई के भरोसे नहीं रहना चाहता। ये मेरे लिए शर्म की बात होगी। रेखा के कहने पर भी नितिन ने जिद नहीं छोड़ी और साइकिल से रजाई बेचने का धंधा शुरू रखा। एक दिन पप्पू ने नितिन को रजाई और चादर देने से मना कर दिया। नितिन, आज से तुम्हें मेरी दुकान से चद्दर और लिहाफ लेने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपने घर बैठ सकते हो। मगर जनाब, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? मैंने क्या गलती कर दी है? इसलिए कि तुम्हारे गांव-गांव चद्दर बेचने से मेरे पास काफी शिकायतें आ रही हैं और वैसे भी हमें दूसरा आदमी मिल गया है जिसे मैं अपनी चद्दर और लिहाफ दूंगा। वो उसे बेचकर मुझे तुमसे ज्यादा मुनाफा देगा। मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई हुजूर? अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं क्या करूंगा? इस काम के अलावा मैंने और कुछ किया भी नहीं है। मुझे दूसरी नौकरी मिलेगी भी नहीं। अब मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अपना ध्यान रखना। नितिन हताश और परेशान होकर अपने घर लौट आया। घर जाकर उसने सारी बातें अपनी बेगम रेखा को बताई। कोई बात नहीं जी, मैंने पहले ही आपको बोला था कि आप इस धंधे को छोड़ दीजिए। अगर आप तभी मेरी बात मान लेते तो आपको इतनी जिल्लत का सामना नहीं करना पड़ता। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। उस दिन मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। नितिन को उदास देखकर रेखा किचन से शीरा लेकर आ गई और कहने लगी, मैंने आज आपके पसंद का शीरा बनाया है जिसे खाकर आप बेहद खुश हो जाएंगे। अच्छा, जरा चखाओ तो कैसी बनी है। नितिन रेखा से शीरा लेकर खाने लगता है। तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है। वो शीरे का धंधा करने की सोचता है। अरे जैनेमन, एक बात कहूँ, क्यों न हम खीर का कारोबार करें? तुम इतना अच्छा खीर बनाती हो, हम इस बात का फायदा उठाएं। बस इसके लिए हमें कुछ पैसों की जरूरत होगी, मगर हम कमाई अच्छी करेंगे। आपने तो मेरे मन की बात कह दी जी। मैं तो कब से चाहती थी कि हम दोनों मिलकर कुछ करें। वैसे कुछ पैसे हैं हमारे पास जिससे हम ये व्यापार शुरू कर सकते हैं। हम कल से ही शीरा बनाकर बेचना शुरू कर देंगे। और अगले ही दिन नितिन और रेखा ने शीरे की दुकान खोल दी। पहले दिन उनकी बिक्री बेहद अच्छी हुई। लोग जी भर कर शीरा खाते और उन्हें मुनाफा भी होने लगा। हमारी तरकीब काम कर गई लगता है। मैंने जिंदगी में पहली बार खुद से कुछ करने की कोशिश की और सफल हो गया। भगवान करे कि ऐसे ही हमारा मुनाफा बढ़ता रहे। आखिर आपके साथ मैं जो हूँ। चलिए अब आप जाइए और दूध लेकर आइए। हमें कल की दुकान के लिए सामान भी खरीदना है। नितिन दूध लाने रमेश की दुकान पर जाता है। दूध की दुकान पर जाते ही वो देखता है कि वहाँ पर उसका पुराना मालिक पप्पू भी बैठा है, जो रमेश का बेहद अच्छा दोस्त है। अरे नितिन भाई साहब, आइए, बताइए कितना दूध चाहिए? जी मुझे 20 लीटर दूध चाहिए। 20 लीटर दूध? तुमने अब दूध का कारोबार शुरू कर दिया क्या? नहीं रमेश जी, मैं और मेरी बीवी हम इस दूध का खीर बनाकर बेचते हैं। इतना कहकर नितिन दूध लेकर अपने घर चला गया। लेकिन पप्पू को ये बात हजम नहीं हुई। वो रमेश के साथ मिलकर साजिश रचने लगा। ये 2 कौड़ी का इंसान आज इतना ताव दे रहा है। कुछ ही दिन पहले मैंने ही इसे नौकरी से निकाला था। आज मेरे सामने इतना ताव दिखाकर चला गया। ये दोनों मियाँ बीवी मेहनत कर रहे हैं।
पहले ये 5 लीटर दूध के खीर बनाया करते थे, उसके बाद 10 और अब 20। दिन पर दिन मेरे दूध की बिक्री बहुत अच्छी हो रही है। पप्पू रमेश से नितिन की तारीफ सुनकर जलने लगता है। तो तुम सिर्फ दूध ही बेचते रहोगे या खुद भी कुछ करोगे? मैं तो कहता हूँ तुम खुद के खीर का बिजनेस शुरू कर दो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। और मेरा एक निकम्मा बेटा भी है जो आजकल कुछ नहीं कर रहा है, वो भी तुम्हारे इस कारोबार में मदद करेगा। सोच तो तुम्हारी अच्छी लग रही है और मेरी मंजूरी भी है, मगर मुनाफा आधा आधा ही रहेगा। पप्पू के कहने पर रमेश उसकी बात मान गया और उसने पप्पू के बेटे राजू के साथ मिलकर एक खीर की दुकान शुरू कर दी और धंधा करने लगा। दुकान तो बेहद बड़ी थी, लेकिन ग्राहक बिल्कुल नहीं दिख रहे थे। इससे परेशान होकर वो बोला, आज ज्यादा खरीदार नहीं है, जरूर सब उस नितिन की दुकान पर खीर ले रहे होंगे। हमने तो अब हमारे दूध की दुकान से उसे दूध देना भी बंद कर दिया है, फिर भी उसकी दुकान खूब चल रही है। क्यों न हम गांव भर में अफवाह फैला दें कि नितिन की दुकान की खीर मिलावटी और नकली है। वो नुकसानदायक चीजें खीर में डालकर बेचता है। मानना पड़ेगा, तुम आखिर हो अपने बाप के ही बेटे, कर लो जैसा तुम्हें ठीक लगे। राजू ने ठीक वैसा ही किया। पूरे कस्बे में अपने दोस्तों के साथ मिलकर ये अफवाह फैला दी कि नितिन के दुकान का शीरा मिलावटी है। पूरे कस्बे में नितिन के दुकान की ये बात आग की तरह फैल गई। लोगों ने नितिन के दुकान पर आना बंद कर दिया। इस बात से फिर से नितिन परेशान हो गया। ये जरूर उस पप्पू और उसके बेटे राजू की चाल है, और इनका साथ रमेश भाई भी दे रहे हैं क्योंकि उन्हें इनसे मुनाफा हो रहा है। हमारे ग्राहक हमसे छीन रहे हैं जी। पता नहीं ये अफवाह हमारे बारे में कौन फैला रहा है। मेरे पास एक तरकीब है, क्यों ना हम पूरे कस्बे में ये बात फैला दें कि हम मिट्टी की खीर बना रहे हैं। मिट्टी की खीर, ये क्या है? मैं समझाती हूँ। लोगों को लग रहा है कि हम मिलावट कर रहे हैं। हम जोरों शोरों से अपने मिट्टी के खीर का विज्ञापन करेंगे, अपने मिट्टी के खीर की तशहीर करेंगे और हम मिट्टी के बर्तन में उन्हें खीर बनाकर सामने खिलाएंगे। इससे हमारा तशहीर भी हो जाएगा और हमारी दुकान भी चल जाएगी। तो देर किस बात की, मैं अभी से ही इसका सारा बंदोबस्त करना शुरू कर देता हूँ। रेखा के ऐसा कहने के मुताबिक नितिन ने पूरे गांव में तशहीर की। मिट्टी के खीर की चर्चा पूरे कस्बे में होने लगी। लोग दूर दूर से मिट्टी का खीर देखने के लिए आने लगे। जब लोगों ने मिट्टी के खीर को देखा तो लोग दंग रह गए और नितिन की दुकान से खीर लेकर खाने लगे। लोगों को इतनी मोहब्बत से खीर खाते हुए देख रेखा बोलती है, खीर में मिट्टी के सारे गुण हैं। ये खीर हमारे लिए बेहद सेहतमंद है और हमें ताकत भी देती है और साथ ही साथ कैल्शियम और विटामिन्स भी देती है। जाने मन, आखिर तुम्हारी समझदारी काम आ ही गई। क्या अभी? नितिन और रेखा का धंधा पहले से 2 गुना बढ़ गया और इसी कारण से रमेश को अपनी दुकान बंद करनी पड़ी। पप्पू और उसका बेटा राजू मानो हंसना ही भूल गए और इधर दोनों शौहर और बेगम खुशी खुशी रहने लगे। गुलाबगंज नाम का एक गांव था जहां जीतू नाम का आदमी अपनी बीवी शीला के साथ रहता था। जीतू गांव में खीर बेचकर अपना गुजारा करता था। जीतू की दुकान के ठीक सामने रवि भी खीर बेचा करता था। खीर ले लो, अच्छी मीठी खीर ले लो, खाओगे तो कटोरी चाटते रह जाओगे। मैं बेचता हूँ पूरी दुनिया की सबसे लजीज खीर, जायके की पहचान, हमारे खीर की शान। आ जाओ आ जाओ। सभी गांव वाले सिर्फ रवि से ही खीर लिया करते थे, जिससे उदास होकर जीतू घर जाने लगता है। इतने में रवि जीतू को आवाज लगाता है, जीतू, अरे ओ जीतू, जरा यहाँ आओ भैया। क्या हुआ, आज कमाई नहीं हुई क्या? क्या बताऊं रवि भाई, जब से तुमने ये खीर की दुकान खोली है तब से मेरे पास से कोई खीर लेना ही नहीं चाहता।
समझ रहा हूँ भैया, समझ रहा हूँ। एक काम करो, खीर बेचना छोड़ दो और कुछ और बेचना शुरू कर दो, क्योंकि खीर तुम मुझसे बेहतरीन नहीं बना पाओगे और धीरे धीरे तुम्हारा काम बंद हो जाएगा। फिर अपनी घर वाली को क्या खिलाओगे? तुम्हारी सड़ी हुई खीर। जीतू मायूस होकर अपने घर चला जाता है। जीतू की बीवी शीला जीतू को देखकर उससे कहने लगती है, क्या हुआ, इतना नाराज क्यों है? अब क्या बताऊं शीला, जब से रवि ने अपनी खीर की दुकान खोली है, मेरी दुकान से कोई खीर लेना ही नहीं चाहता है। पता नहीं ऐसा क्या मिलाता है वो अपनी खीर में कि सब लोग उसकी खीर को ही खाना चाहते हैं। कोई बात नहीं, ऊपर वाला हमारी मदद जरूर करेगा। आप बस अपने काम पर ध्यान दीजिए। दूसरी ओर रवि दूसरे गांव के दवाई बेचने वाले सुशील से मिल रहा था। अरे सुशील, वो शहर की दवाई दे जिससे खीर मीठी हो जाती है। मैं दे तो दूंगा, मगर याद रखना, अगर इसको ज्यादा मात्रा में खीर में डाला ना तो लोगों को बहुत तकलीफ हो सकती है। अरे जानता हूँ, मैं कहाँ इस दवाई को पूरी डालने वाला हूँ खीर में। रवि उस शहरी केमिकल को अपनी खीर में मिलाया करता था, जिससे खीर और लजीज हो जाती थी। एक दिन ऐसे ही जीतू नदी के किनारे बैठकर अपने आप से बातें कर रहा था। जब अब्बू थे तब खीर की दुकान कितनी अच्छी चलती थी, मगर अब जब खीर की दुकान मेरे पास है तो कोई खाना ही नहीं चाहता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं और मेरी बेगम पूरी तरीके से कंगाल हो जाएंगे। तभी वहाँ पर जीतू को नदी के किनारे एक मछली तड़पती हुई मिलती है। ओह, शायद ये मछली गलती से नदी से बाहर आई होगी। मैं अभी तुरंत इसे नदी में डाल देता हूँ। जैसे ही जीतू उस मछली को नदी में डालता है, वो एक खूबसूरत जलपरी में तब्दील हो जाती है, जिसके बालों में गुलाब के फूल लगे होते हैं। शुक्रिया आपका, आपने मेरी मदद की। कई साल पहले मुझे एक बाबा ने श्राप दिया था और कहा था, जब तक कोई नेकदिल इंसान तुम्हारी मदद नहीं करेगा तब तक तुम्हारा श्राप नहीं टूटेगा। आज आपने मेरी मदद करके मेरा श्राप तोड़ दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जीतू। मांगिए, क्या चाहिए आपको? मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। अगर आप मेरी मदद करना चाहती है तो मेरी बस इतनी मदद कीजिए कि मेरी खीर और अच्छी तरीके से बिकने लगे। जलपरी अपने सिर से एक गुलाब का फूल निकालकर जीतू को दे देती है। इसे रख लीजिए। इस गुलाब के फूल की पंखुड़ियों को अपनी खीर में डालकर गांव में बेचिएगा। ये कोई ऐसा वैसा गुलाब का फूल नहीं है। इसे जब आप अपनी खीर में डालेंगे तो आपकी खीर दुनिया की सबसे लजीज खीर बन जाएगी। मगर इसका इस्तेमाल किसी गलत इरादे से मत कीजिएगा, नहीं तो ये गुलाब का फूल उल्टा काम करेगा। जलपरी ये कहकर चली जाती है और जीतू उस गुलाब के फूल को अपने घर ले जाता है। अगली सुबह जीतू और रवि दोनों अपनी खीर की दुकान खोलते हैं। जीतू अपनी खीर में उस गुलाब के फूल की पंखुड़ियों को डाल देता है। मीठी खीर का असली खजाना, गुलाब की खीर का जादू पुराना, जायका में भरा दिल को छू जाए, गुलाब की खीर सबको भाए। आओ आओ और गुलाब की खीर खाओ। ये कौन सी खीर है भैया? पहले कभी नहीं सुनी। गुलाब की खीर, ये तो मैंने कभी नहीं सुनी। चलो चख कर देखते हैं। दोनों ही आदमी जीतू की दुकान पर पहुंचते हैं। अरे जीतू, जरा ये खीर चखाना तो। कभी सुना नहीं गुलाब की खीर के बारे में। जी अभी देता हूँ। जीतू दोनों को एक एक प्लेट खीर देता है, जिसे खाकर मानो उनके होश ही उड़ गए हैं। अरे ये तो बहुत ही लजीज खीर है, मैंने कभी ऐसी खीर नहीं खाई। तुम खीर की बात कर रहे हो? मैंने इससे पहले इतना बेहतरीन कुछ खाया ही नहीं। लाओ लाओ लाओ, हमें और दे दो। मैं तो आज खीर खाऊंगा पूरे दिन। लाओ भाई, मुझे भी 2 प्लेट दे दो। जीतू उन लोगों को गुलाब की खीर खाने के लिए देता है। धीरे धीरे पूरे गांव में
जीतू की गुलाब की खीर की चर्चा होने लगती है। रवि ये सब देखकर दूसरे गांव में दवाई वाले सुशील के पास जाकर कहता है, अरे ससुरा, तुमने कैसी दवाई दी है? कुछ काम ही नहीं कर रही है। सब लोग वो जीतू के पास ही खीर खाने जाते हैं। कहीं तुमने इससे बेहतरीन दवाई उसे तो नहीं दे दी? कैसी बात कर रहे हो भाई साहब? मैंने कोई दवाई नहीं बेची उससे, और उसके खीर की बात इस कस्बे तलक है। पता नहीं किस तरीके से वो इस गुलाब की खीर को बना रहा है। मैंने सुना है उसके पास कोई जादुई फूल है जिसकी पंखुड़ियां तोड़कर वो अपनी खीर में डाल रहा है। अगर ऐसा होता तो अब तक उसकी पंखुड़ियां खत्म हो गई होती। आपने पूरी बात नहीं सुनी क्या? मैंने कहा वो जादुई फूल है। जैसे ही वो पंखुड़ियां तोड़ता है तो अचानक से नई पंखुड़ियां आती हैं। अगर ऐसा है तो फूल मेरे पास होना चाहिए। बोलो, मेरा साथ दोगे? हाँ हाँ ठीक है, आता हूँ, मगर जो खीर तुम बेचोगे उसमें मेरी कमीशन भी होनी चाहिए। अरे बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी? तुम साथ तो दो मेरा। हम मिलकर खीर बेचेंगे और उस जीतू को इस धंधे से बाहर कर देंगे। जीतू दूसरी ओर खीर बेच बेच कर रईस हो जाता है। वो और उसकी बीवी बेहद खुश होते हैं। तो एक दिन रवि और सुशील दोनों ही उनके घर की खिड़की के पास खड़े होकर उनकी बातें सुनने लगते हैं। देखिए जी, मैंने कहा था ना कि ऊपर वाला हमारी मदद जरूर करेगा। हाँ, तुमने ठीक कहा। हमारी मदद के लिए ऊपर वाले ने मुझे उस जलपरी से मिलाया और उसने मुझे ये गुलाब दिया। अच्छा सुनो, इस गुलाब को तुम संभाल कर रसोई के तिजोरी में रख देना। जी ठीक है। चलो, मैं चलता हूँ। जीतू अपनी दुकान में चला जाता है। देखा सुशील, इससे ये बात तो पक्की हो गई कि उसकी खीर उस गुलाब के फूल की वजह से ही इतनी लजीज है। और तो और किसी जलपरी ने उसे ये फूल दिया था। अब हमें क्या करना है? आगे क्या, हमें बस उस जादुई गुलाब के फूल को चुराना है और उसकी खीर बनाना है। मगर हम उस फूल को चुराएंगे कैसे? बस तुम देखते जाओ और वो करो जो मैं कहता हूँ। रात का वक्त हो जाता है। रात के अंधेरे में जब सब चैन की नींद सो रहे होते हैं, उसी वक्त रवि और सुशील जीतू के घर में घुस जाते हैं। चलो, उन लोगों ने उस गुलाब को रसोई घर के तिजोरी में रखा है, मुझे पता है। रवि और सुशील रसोई घर में जाते हैं। दोनों ही तिजोरी को खोलकर उसमें से गुलाब का वो फूल निकाल लेते हैं। देखो, यही है वो फूल। अब तो हम माला माल हो जाएंगे और आगे से मुझे लोगों को घटिया दवाई भी नहीं बेचनी पड़ेंगी। दोनों उस फूल को चुरा लेते हैं। जब अगली सुबह होती है तो जीतू और शीला दोनों को वो फूल कहीं भी नजर नहीं आता। ए जी, मैंने तो उस फूल को रसोई में ही रखा था, पता नहीं कहाँ चला गया। कोई बात नहीं शीला, ऊपर वाले ने दिया तो ऊपर वाले ने लिया। ऊपर वाले का सब खेल है। दूसरी ओर रवि और सुशील बड़ी सी कढ़ाई में खीर बनाते हैं और उसमें उस गुलाब की पंखुड़ियों को डाल देते हैं। खीर और लजीज बनाने के लिए वो शहरी केमिकल को भी उस खीर में डाल देते हैं और पोस्टर लगा देते हैं, गुलाब की खीर। अरे वाह रवि, तुम भी गुलाब की खीर बेचने लग गए क्या? बहुत ही अच्छी बात है। लाओ फिर हम दोनों को एक एक प्लेट खीर तो खिलाना। हाँ हाँ, अभी देता हूँ। ये खीर उस जीतू के खीर से कई ज्यादा बेहतरीन है। रवि उन दोनों को खीर खाने के लिए देता है। खीर खाते ही दोनों का गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी गंदी खीर कभी नहीं खाई। मैं कभी तुमसे खीर नहीं लूंगा। अपनी खीर अपने पास ही रखो। ये बोलकर दोनों आदमी वहाँ से निकल जाते हैं और रवि और सुशील दोनों गुस्से में आ जाते हैं। ये तो बिल्कुल अच्छी खीर नहीं है। सब इस फूल की वजह से हुआ। हाँ, सब इस फूल की वजह से हुआ है। रवि गुस्से में फूल को नीचे फेंक देता है। नीचे फेंकते ही जलपरी उनके सामने आ जाती है।
तुम दोनों स्वार्थी हो। अपने स्वार्थ के लिए तुमने ये फूल एक नेक इंसान से चुरा लिया। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। तुम दोनों अभी के अभी बिल्ली में तब्दील हो जाओगे। जैसे ही जलपरी ये कहती है, दोनों ही बिल्ली में तब्दील हो जाते हैं और जीतू को वो फूल अपनी दुकान पर पड़ा हुआ मिल जाता है। कमलागंज नाम का एक गांव था। वहाँ एक खूसड़ जमींदार रहता था। लोगों को परेशान करना और लोगों को शिकस्त देना उसे बहुत पसंद था। बताओ, आज क्या लाई हो खाने में? जमींदार साहब, अपने कंगन बेचकर मैं आपके लिए बिरयानी लाई हूँ। अब तो आप हमें हमारी जमीन वापस कर दीजिए। अरे वाह, ये हुई ना बात। क्या करोगी जमीन वापस लेकर? तुम्हारा शौहर वैसे भी मेरे खेतों का मजदूर है। रहम कीजिए हम पर, बख्श दे। तभी वहाँ मुंशी आया और कहने लगा, मालिक, खुशखबरी, उस बैजू ने भी अपनी जमीन हमें गिरवी दे दी। ये तो होना ही था। अब पूरा गांव हमारे शिकंजे में है। नहीं ठाकुर साहब, गांव के सड़क किनारे की जमीन अभी भी नवीन के परिवार के पास है। कौन नवीन? मैंने उसे ठीक से पहचाना नहीं। वही जिसकी बेगम अभी कुछ ही दिन पहले बीमारी के चलते गुजर गई। चल तो जरा हम भी शोक मनाए। उसके घर पर ठाकुर और मुंशी नवीन के घर जाने के लिए निकल गए। वहां जाकर देखा कि नवीन अपनी पत्नी की तस्वीर से ही बात कर रहा है। बेगम, जब से तुम गई हो मैं सुकून से जी नहीं पा रहा। हमेशा तुम्हारी यादों में खोया रहता हूँ। अल्लाह करे तुम जहाँ कहीं भी हो बस खुश रहो। इस वक्त इसे परेशान करना सही नहीं लग रहा मालिक। बाकी जैसा आप कहे। तुम तो मेरी बेगम के बारे में अच्छा खासा जानते हो, तो डरना किस बात से? चलो अंदर और सीधा काम की बात करो। ठाकुर और मुंशी दोनों सीधे नवीन के कमरे पर चले गए। अच्छा, तो तुम हो नवीन? तुम्हें मैंने कई बार बाग में बैठे देखा है। मैं वहां अपनी बेगम अलीशा के साथ समय बिताया करता था। अच्छा, तो एक काम करो, सारा सामान बांध लो और अपनी बोरिया बिस्तर बांधकर उसी बगीचे में चले जाओ। तुम्हारी सड़क के किनारे की जमीन मेरे नाम कर दो। चाहे जो हो जाए, मैं अपनी कोई भी जमीन तुम्हें नहीं देने वाला। जैसा तुम्हें ठीक लगे बच्चे। उस वक्त ठाकुर और मुंशी वहां से चुपचाप चले जाते हैं। उसके बाद ठाकुर एक कटोरी खीर लेकर अपने घर के खुफिया कमरे में जाता है। उसकी बेगम, जो कि काला जादू करती है। आ गए तुम? खीर की महक तो बेहद अच्छी आ रही है। लाओ दे दो और बताओ अब क्या करना है। रूपमती, गांव के एक किसान की जमीन हड़पनी है। मैं इस वजह से तुम्हारे पास ये खीर लेकर आया हूँ। उसका नाम है नवीन। बस इतनी सी बात? खीर रखकर दुम दबाकर भाग जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठाकुर उस खुफिया कमरे का दरवाजा बंद करके भाग गया। उस रात रूपमती नवीन के घर चुड़ैल के रूप में गई। आज बड़ी अच्छी नींद आएगी। दिन भर मेहनत की है। मेहनत करने के बाद नींद बड़ी अच्छी आती है। और जैसे ही नवीन अपनी चरपाई पर सोने गया, उसने सामने देखा रूपमती एक भयानक चेहरा लिए उसके पास खड़ी है। कौन हो तुम? मम्मी बचाओ, मम्मी बचाओ, जाओ मम्मी। अगर तुमने अपनी सारी जमीन ठाकुर के नाम नहीं की तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। मुझे कहीं मत ले जाओ। मैं अपनी सारी जमीन ठाकुर साहब के नाम कर दूंगा। खुदा के लिए मुझे मत मारो। नवीन भागता हुआ मुंशी के घर पहुंचा और कहने लगा, मुंशी जी, कहाँ दस्तखत करना है? बोलिए, मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ। तुम बड़े जल्दी आ गए हो। जान बची तो लाखों पाए। बस तुम ठाकुर से कहना अब वो मेरे पास ना आए। नवीन ने अपनी सारी कीमती जमीनें उनके नाम कर दी। ये बात जानकर ठाकुर बड़ा खुश हुआ और कहने लगा, ये तो होना ही था। अब पूरा गांव हमारे कब्जे में है। जब तक मेरी बेगम नायदा मेरे साथ है, तब तक मुझे कोई शिकस्त नहीं दे सकता है। हाँ जनाब, गांव में जहां तक हमारी नजरें जाएंगी, वहां तक आपकी जमीनें हैं। एक तरफ ठाकुर और मुंशी बड़े खुश थे
गांव के लोगों ने एकजुट होकर बैठक रखी। आखिर कब तक हम ठाकुर की बेईमानी सहते रहेंगे? उसकी डरावनी बेगम बहुत खतरनाक है। कहीं अगर उसने काला जादू कर दिया तो हम कहीं की नहीं रह पाएंगे। जो कुछ भी हमारे पास है सब चला जाएगा। आखिर कब तक ऐसे दब कर रहे हम? तभी उन सब की नजर नवीन पर पड़ती है, जो अपनी बेगम की तस्वीर लेकर बाग की जानिब जा रहा होता है। नवीन, रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? हम में से अगर जो सबसे ज्यादा लूटा है ठाकुर से, तो वो तुम ही हो। आखिर तुम ऐसे खामोश कैसे रह सकते हो? कब खून खौलेगा तुम्हारा? उनकी बातों को अनदेखा करके नवीन बाग में अपनी बेगम की तस्वीर लेकर चला गया और वहां जाकर उस तस्वीर से बातें करने लगा। अगर तुम यहाँ पर होती बेगम, तो हम यहाँ से कोसों दूर चले जाते। नवीन तस्वीर को नीचे रखकर रोने लगा था कि उस तस्वीर से एक तेज रोशनी आई और उसकी बेगम तस्वीर से बाहर आ गई, जिसे देखकर सारे गांव वाले खौफजदा हो गए। बेगम तुम, ये सब कैसे हो गया? अल्लाह ने मेरी सुन ली। मैं यहाँ पर गांव वालों को इंसाफ और तुम्हें सुख, चैन और शांति देने आई हूँ। आखिर तुम्हें उस ठाकुर की करतूतों के बारे में पता चल ही गया। पता कैसे ना चलता? मुझे तुम अपनी हर चीज बताते जो थे। तुम्हारी और गांव वालों की सबकी जमीनें हम उस ठाकुर और उसकी चुड़ैल बीवी से वापस ले लेंगे। अलीशा के इतना कहते ही सारे मिलकर ठाकुर के घर के सामने गए। ठाकुर, तुम्हारी और तुम्हारी उस चुड़ैल बेगम की खैर नहीं, बाहर निकलो। गांव वालों के गुस्से को देख ठाकुर मुंशी से कहने लगा, अरे गांव वाले एकजुट होकर कहीं हमें मारने तो नहीं आए हैं? ये तुम कैसी बहकी बातें कर रहे हो? चलो चलकर देखें तो। उन्होंने देखा कि नवीन की बेगम, जो तस्वीर से निकल चुकी है, उसके साथ लोगों के बीचों बीच खड़ी है। तुम आगे चलो, मैं अभी नायदा को लेकर आया। आज इस गांव में केवल हम बचेंगे। मुझे पता था ठाकुर साहब बहुत गलत कर रहे हैं। उन्हें उनके किए की सजा मिलनी ही चाहिए। मुंशी और गांव वाले बात कर ही रहे थे कि ठाकुर की चुड़ैल बेगम नायदा वहां आ गई। गांव वालों और अलीशा पर आग की बारिश करने लगी। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि गांव वाले इधर उधर भागने लगे। रुक जाओ, सब एक जगह ठहर जाओ। किसी को कहीं भागने की कोई जरूरत नहीं। मेरी जो छोटी सी तस्वीर है, उसके पास आ जाओ सबके सब। भाग्य ने ऐसा जादू किया कि उसकी छोटी सी तस्वीर बहुत बड़ी हो गई और जिसके नीचे गांव वाले आकर छुप गए और उस बहुत बड़ी तस्वीर ने आसमान से बरसती आग को रोक दिया। अब मैं तुम्हें मजा चखाऊंगी। तुम अब क्या करने वाली हो? अलीशा ने अपनी जादू से खीर की बारिश कर दी, जिसे देखकर नायदा का मन ललचाया और वो नीचे आकर खीर खाने लगी। और इसी चीज का फायदा उठाकर अलीशा ने उसके बालों को काट दिया। नहीं, नहीं, ये क्या कर दिया तुमने? मेरे बरसों की मेहनत और तपस्या को खत्म कर दिया। अब मैं क्या करूंगी? इतना कहकर रूपमती रोते हुए गांव से भाग गई, ठाकुर को अकेला छोड़कर। अब तुम क्या करोगे ठाकुर? हमारी जमीनें तुमने हड़पी थी। तुम्हारी चुड़ैल बेगम तो अब भाग गई। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम गांव वालों को बहुत तकलीफ दी है। रहम करो, मुझे माफ कर दो। ठाकुर और मुंशी को गांव से बाहर निकाल दिया। ठाकुर की बेगम दोबारा कभी नहीं आई और अलीशा गांव वालों को इंसाफ दिलाकर फिर से उस तस्वीर में चली गई। चक्रधरपुर का राजेंद्र बाजार खाने पीने के सामान के लिए मशहूर था। वहाँ पर तरह तरह के खाने का सामान मिलता था और दूर दूर से लोग खाने आते थे। इसी में एक दीपक पानी पूरी नाम का ठेला था। उसकी पानी पूरी पूरे शहर में मशहूर थी। अरे भाई, एक पानी पूरी लगा दो। हाँ जी जनाब, अभी लगाते हैं। एक बार दीपक की पानी पूरी खाओगे तो कभी भूल नहीं पाओगे और बार बार यहीं पर आओगे। ये दीपक का वादा है आपसे। दीपक के ही बगल में सुरेश के फलों की दुकान थी। दीपक और सुरेश अच्छे दोस्त थे। उन दोनों के दुकान के सामने
विनोद के फायर पान की दुकान थी। दीपक और सुरेश की अच्छी बनती थी, पर दोनों की ही विनोद से अच्छी नहीं बनती थी। सुरेश अपने फल की दुकान बंद कर रहा होता है। अरे दीपक, चल भाई, 10 बज रहे हैं, अब दुकान बंद करने का वक्त हो गया। हाँ हाँ, बस बंद ही करने वाला हूँ। क्या तुझे पता है कि विनोद की दुकान 2 दिन से क्यों बंद है? अरे मुझे क्या शौक है कि मैं विनोद की जानकारी रखता रहूं। गया होगा कहीं शिमला मनाली घूमने, फेसबुक पर उसकी पोस्ट नहीं देखता। अपनी दुकान की भी तस्वीर हमेशा करते रहता है और यूट्यूब से भी वो पैसे कमा लेता है। उसका फायर बैन तो पूरे देश में मशहूर है, पता है ना? हाँ भाई, ये तो सही बात है। हम तो ऐसा कर भी नहीं सकते। हमारी तरह तो देश में लाखों लोग हैं। उसकी दुकान कुछ अलग है, इसीलिए मशहूर है। अरे चल छोड़ भाई, घर चलते हैं, चल। सुरेश और दीपक साथ में घर के लिए निकल जाते हैं। अगला दिन होता है। सुरेश दीपक को फोन करता है। हाँ हेलो दीपक, तू मेरी आवाज सुन पा रहा है? हाँ भाई बोल, मैं बोल रहा हूँ। क्या हुआ, तू इतना घबराया हुआ क्यों है? अरे दीपक, जल्दी से न्यूज खोल कर देख। अरे भाई, हम बर्बाद हो चुके हैं। ये क्या बोल रहा है तू? अरे अरे रुक, मैं देखता हूँ। दीपक न्यूज चैनल खोलता है। आज की ब्रेकिंग न्यूज। चक्रधरपुर के राजेंद्र मार्केट में हुआ बड़ा हादसा। लगी भयंकर आग, 75 दुकानें जलकर हुई खाक, 12 की मौत और 25 घायल। फायर पान की दुकान में शॉर्ट सर्किट होने से हुआ हादसा। फायर पान के दुकान के मालिक विनोद की हुई घटना स्थल पर मौत और आसपास की दुकानें भी बर्बाद हो गईं। ये सुनते ही दीपक के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे कुछ भी समझ नहीं आता। 2 मिनट के लिए उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। वो सिर पकड़कर जमीन पर बैठ जाता है। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। वो जाकर गेट खोलता है तो देखता है सुरेश खड़ा होता है। उसकी आंखें भी लाल होती हैं और वो गहरी चिंता में लगता है। अरे सुरेश, अरे ये क्या हो गया भाई? अरे हम तो बर्बाद हो गए। अरे विनोद के बारे में हम कल क्या क्या बोल रहे थे, हम उसे आखिरी बार मिल भी नहीं पाए। दीपक और सुरेश एक दूसरे को देखकर रोने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद दोनों खामोश होते हैं। अरे चल यार, अब रोने से कुछ नहीं होने वाला। चल कर दुकान की हालत देख कर आते हैं। हाँ हाँ भाई, चल चल, अब जो हो गया उसे बदल तो नहीं सकते ना। सुरेश और दीपक साथ में राजेंद्र मार्केट जाते हैं। वहाँ पर अपने साथी दुकानदार से भी मिलते हैं, जिनकी दुकानें जल चुकी होती हैं। अरे अब तो हमें फिर से नए सिरे से दुकान शुरू करनी पड़ेगी और हम जिस हालत में थे वहाँ पर पहुँचने में तो हमें महीनों लग जाएंगे। अरे भगवान करे जिनके साथ ये अनहोनी हुई है उन्हें और उनके परिवार वालों को कुछ ताकत मिले। भगवान उन्हें फिर से हिम्मत और ताकत दे ताकि वो फिर से उठ सके। दीपक और सुरेश अपनी दुकान फिर से बनाने में लग जाते हैं। उनके सामने ही विनोद की दुकान जली पड़ी होती है। विनोद के परिवार वाले एक बार उनके दुकान को देखने आते हैं और उसकी बीवी बहुत रो रही होती है। ये सब देखकर दीपक और सुरेश को बेहद बुरा लगता है। यार, जब भी मेरी नजर विनोद की जली हुई दुकान पर पड़ती है तो मुझे उसकी बहुत याद आती है और बहुत तकलीफ होती है। उसके फायर पैन की दुकान कितनी फेमस थी। वो पहला इंसान था जिसने फायर पान की दुकान शुरू की थी। हमें उसकी याद में कुछ करना चाहिए। अरे मगर हम क्या कर सकते हैं? दीपक और सुरेश की दुकान धीरे धीरे लाइन पर आने लगती है। दीपक और सुरेश रोज विनोद की दुकान देखते हैं और उन्हें बेहद दुख होता है। फिर एक दिन दीपक को एक आइडिया आता है। यार सुरेश, मेरी बात सुन, मुझे एक तरकीब सूझी है। क्यों ना विनोद के फायर पान दुकान के नाम से हम लोग भी अपनी दुकान का नाम फायर पानी पूरी रख लें। इसका क्रेडिट विनोद को ही देंगे। इससे लोग उसे याद भी रखेंगे और हो सकता है हम भी मशहूर हो जाए। हाँ यार, तेरी तरकीब तो अच्छी है, बिल्कुल अलग है। मेरे ख्याल से ये करना चाहिए। इसके बाद दीपक और सुरेश मिलकर फायर पानीपुरी की दुकान शुरू करते हैं। उसमें एक बड़ा सा पोस्टर लगाते हैं जिसमें विनोद के बारे में लिखा होता है और उसे ट्रिब्यूट दिया होता है। उसमें लिखा होता है कि कैसे दीपक को विनोद की जगह से फायर पानीपुरी बनाने की सीख मिली। उसमें विनोद के बारे में भी लिखा होता है
कि जैसे वो हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करता था, वो लोग एक और बोर्ड भी बनाते हैं जिसमें लोग अपना रिव्यू लिख सकते हैं। देखते ही देखते शहर में ये पानी पूरी बहुत मशहूर हो जाती है। अरे तूने देखा ना, मैंने कहा था ना तेरी तरकीब जरूर कामयाब होगी। मुझे पहले ही पता था। विनोद को भी बहुत अच्छा लगता होगा कि उसके कितने सारे दोस्त थे और लोग उसके बारे में कितनी बेहतरीन बातें हमारे रिव्यू बोर्ड पर लिखकर भी जाते हैं। अगर वो ये सब देख पाता तो कितना खुश होता। अरे हाँ यार, ये बात तो सच है। उसे तो सच में बहुत खुशी होती। मेरे ख्याल से हमें भी एक YouTube चैनल बनाना चाहिए जिससे हमारी भी पहुंच बहुत दूर दूर तक हो। हाँ, इस काम में तो बिल्कुल देरी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद सुरेश और दीपक फायर पानीपुरी के नाम से एक YouTube चैनल बनाते हैं। वो वहाँ पर फायर पानीपुरी की रेसिपी और उसे खाने का अंदाज शेयर करते हैं। उस पर बहुत व्यूज आते हैं और देखते ही देखते उसके सब्सक्राइबर्स बढ़ ही जाते हैं। इससे जो भी कमाई होती है वो दोनों आपस में बांट लेते हैं और फिर दोनों मशहूर हो जाते हैं और उनकी फायर पानीपुरी पूरे देश में मशहूर हो जाती है और बहुत से अलग अलग जगह पर बिकने लगती है। एक गांव शिमला में एक लड़का रहता था, सूरी। सूरी के अब्बू की चाय की दुकान थी। वो सुबह उनकी मदद करता और फिर स्कूल चला जाता। स्कूल में सूरी से कोई ठीक से बात नहीं करता था क्योंकि वो चाय बनाने वाले का बेटा है। वो सबसे बात करने की कोशिश करता है, दोस्तों के ग्रुप में शामिल होना चाहता है, लेकिन कोई भी उससे बात नहीं करता। और अगर वो बात करने की कोशिश भी करता तो सारे लोग उसका मजाक उड़ाने लगते। हे, कोई मेरे साथ वीडियो गेम खेलेगा? हाँ, मैं खेलूंगा। अरे चाय बनाने के लिए नहीं, गेम खेलने के लिए बुला रहा हूँ, तू रहने दे। सूरी को बहुत बुरा लगता है। वो घर आते ही मुंह फुलाकर बैठ जाता है। सूरी के अब्बू ये देखते हैं और उसके लिए खाना लेकर आते हैं। अरे क्या हुआ सूरी, तू मायूस क्यों है आज? ले खाना खा ले, तुझे अच्छा लगेगा। ले। पापा, कोई और काम क्यों नहीं करते? आपको इतने सारे कामों में से यही काम मिला। चाय बनाने में क्या बुराई है? दिन में सबसे ज्यादा लोग इसी के बारे में सोचते हैं। नहीं, मेरे दोस्त तो मजाक उड़ाते हैं, मुझे अपने साथ खेलने में भी शामिल नहीं करते। बोलो कौन सा खेल खेलना है, अभी खेलते हैं। आपके साथ नहीं, उनके साथ खेलना है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है बिना खाना खाए। सूरी के अब्बू को ये देखकर बहुत बुरा लगता है कि उनकी वजह से उनके बच्चे के दोस्त बहुत दूर जा रहे हैं। उसके पिताजी चाय बनाने के साथ दूसरा काम भी ढूंढने लगते हैं। वहीं स्कूल में बच्चों को ट्रिप पर ले जाने का प्रोग्राम बनता है। कुछ दिन बाद आप सभी बच्चों को एक जंगल ट्रिप पर ले जाया जाएगा। सभी बच्चे उसी तैयारी के साथ आएंगे। सारे बच्चे खुश हो जाते हैं। सूरी घर आकर ये बात अपने अब्बू को बताता है। पापा, मुझे स्कूल की तरफ से जंगल की ट्रिप पे ले जाया जा रहा है। मुझे जरूरी सामान पैक करके दे दीजिएगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अपने सामान में एक छोटा बर्तन जरूर लेकर जाना। वहाँ अगर कुछ पकाना हो तो काम आ सकता है। ठीक है? जी पापा, जरूर। और हाँ, तुम्हें एक और बात बतानी थी। मैं नई नौकरी ढूंढ रहा हूँ। तुम्हें अब अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा और वो तुमसे बात भी करेंगे। सच पापा? हाँ। सूरी खुशी से पिताजी के गले लग जाता है। कुछ दिन बाद उस जंगल ट्रिप पर जाने का दिन आ जाता है। सब उस जंगल में पहुंचने के बाद ट्रैकिंग शुरू कर देते हैं। मैं सबको 4 ग्रुप में बांटूंगा जिसमें एक लीडर भी होगा। वो सब एक साथ में रहेंगे और अपना काम करेंगे। सब अपने लीडर की बात मानेंगे, समझ गए ना? सब अपना बैग लेकर ट्रैकिंग शुरू करते हैं। अरे किसको लीडर बना दिया है? इसको तो चाय के अलावा कुछ नहीं आता। सब हंसने लग जाते हैं। सूरी को बहुत बुरा लगता है। कुछ दूर चलने के बाद वो थक जाता है। चलो यहाँ रुक जाते हैं, थोड़ा खा पी भी लेते हैं। बाकी सभी मान जाते हैं और रुक जाते हैं। नहीं, हम नहीं रुक सकते। अगर हम रुके तो लेट हो जाएंगे।
और कुछ ही देर में अंधेरा भी होने वाला है। लो, लीडर बना दिया तो अब हम पे हुक्म चला रहा है। नहीं, हम नहीं चलेंगे। तुझे जाना हो तो जा, हम थोड़ा नाश्ता करने के बाद ही ट्रैकिंग शुरू करेंगे। तू जा। सूरी के मना करने के बाद भी वो वहीं रुकते हैं, लेकिन फिर भी सूरी उन्हें नहीं छोड़ता और उनके साथ वहीं रुक जाता है। कुछ ही देर में टीचर और बाकी के बच्चे आगे निकल जाते हैं और वो वहीं रह जाते हैं। थोड़ी देर आराम और नाश्ता करने के बाद वो अपने ट्रैकिंग शुरू करते हैं, लेकिन जल्द ही सूरज डूब जाता है और अंधेरा हो जाता है। अरे, ये तो अंधेरा हो गया। अब तो रास्ता भी समझ में नहीं आ रहा। बाकी बच्चे भी डरने लग जाते हैं। कुछ ही वक्त में ऐसा मोड़ आ जाता है जहाँ से रास्ता पता करना मुश्किल हो जाता है और उन्हें वहीं ठहरना पड़ता है। अब तो मुझे भी रास्ता नहीं पता। मेरे ख्याल से हमें आवाज लगानी चाहिए। तुरंत ही वो चारों टीचर और अपने क्लास के विद्यार्थियों को आवाज लगाते हैं, लेकिन बात नहीं बनती। हाँ, टीचर, टीचर, अरे कोई हमें सुन रहा है? हम खो गए हैं, कोई है? सब चिल्लाते हैं लेकिन कोई भी जवाब नहीं आता। लगता है हम बहुत पीछे रह गए हैं। हमें आगे का रास्ता नहीं पता, इसीलिए हमें यहीं रुक जाना चाहिए। हो सकता है अगर आगे गए तो रास्ता भटक जाएं। नहीं, हमें कोशिश करनी चाहिए। क्या मालूम हम सही जगह पहुंच जाएं। रात बहुत हो चुकी है, जानवरों का भी डर है। टीचर थोड़ी देर में हमें खोजते हुए आ ही जाएंगे। हमें यहीं रुकना चाहिए। सबको उसकी बात ठीक लगती है और वो लोग वहीं रुक जाते हैं। कुछ ही देर में रात हो जाती है और तेज ठंडी हवा बहने लगती है और उनके पास बचा खाना भी खत्म होने लगता है। हाँ, अब तो हमारा खाना भी खत्म हो जाएगा और पानी भी खत्म हो जाएगा। अब भी कहता हूँ मैं, हमें चलना चाहिए। अरे लेकिन जाएंगे कहाँ? रास्ता तो बंद है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं कोई जानवर ना हमें खा जाए। मुझे तो बहुत ठंड भी लग रही है। हाँ, मुझे भी। मैं आग जलाता हूँ और सब लोग आग जलाते हैं। कुछ देर जलने के बाद आग कम होने लगती है। हम क्या करेंगे? इतनी ठंड है, आग भी खत्म हो रही है। जानवर से नहीं तो ठंड से ठिठुर कर मर जाएंगे। सूरी कुछ सोचता है और कहता है, मेरे पास एक आइडिया है। मेरे पास बर्तन और चाय की पत्ती रखी हुई है बैग में। वो आग बुझने के बाद तक गर्म रहेगी तो हमें भी गर्म रखेगी। सूरी तुरंत वो बर्तन निकालता है और सब उसे अपना पानी दे देते हैं, लेकिन फिर भी पानी कम पड़ता है। वहीं पास में जमीन पर बर्फ पड़ी होती है। वो उसे उठा लेता है। जैसे ही काली चाय बनती है, आग खत्म हो जाती है। सबको बहुत अच्छा लगता है। उसे पीने के बाद सब तारीफ भी करते हैं, लेकिन अयन सिर्फ चुपचाप चाय पीता है। कुछ ही देर में उन्हें पत्तियों की आवाज आती है और वो अपने पीछे की तरफ देखते हैं। वो देखते हैं कि उनके टीचर आ रहे हैं। सब राहत की सांस लेते हैं। कैंप में पहुंचने के बाद जब टीचर उनकी तारीफें करते हैं तो अयन कहता है कि वो महफूज उनके लीडर सूरी की वजह से है। ये सुनकर सूरी को बेहद खुशी होती है। सूरी की कहानी सुनकर सब उससे दोस्ती करने आते हैं। अगर आज सूरी को चाय बनानी नहीं आती तो शायद सब उसके दोस्त नहीं बनते। आज पहली बार उसे चाय वाला होने पर खुशी हो रही थी। अगले दिन वो खुशी खुशी अपने पिताजी के पास गया और उन्हें सारी बातें बता दी। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। एक बात तो मेरे पास भी है, मैंने अच्छी नौकरी ढूंढ ली है। सूरी ये सुनकर हैरान और उदास हो जाता है। नहीं पिताजी, आपको काम बदलने की कोई जरूरत नहीं है। आप जो भी काम करते हैं वो अच्छा ही होता है और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। ये मुझे अब समझ आ गया है। सूरी के पिता ये सुनकर खुश हो जाते हैं और अगले दिन वो खुशी खुशी अपने दुकान में अपने अब्बू की मदद करने लगा। और जैसे ही वो स्कूल पहुंचा तो सब उससे मिलकर उससे बातें करने लगे और उसके साथ खेलने लगे।